Good morning. Today is 11th of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ऊपर ये छोटा आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश में आज पहले दौर के मतदान हैं, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है इजराइल और पैलेस्टीन के डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है एनिमल राइट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एथिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी बनती है। और यहाँ पे आज आपको पता है सैटरडे है, तो सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। ग्राउंड जीरो में एक स्टोरी टाइप में होता है। यहाँ पे आज कर्नाटका और हैदराबाद के एक रीजन की पुअर्टी की बात की गई है, जिससे वुमेन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो लेकिन स्टोरी टाइप में है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। और एक जो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल से। यहाँ पे देखिए, ये इजराइल है और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया, जो ये पिंक कलर का एरिया आपको दिख रहा है जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये पैलेस्टीन का एरिया है। बाकी जो बचा हुआ ग्रीन एरिया है, ये है इजराइल का एरिया। तो यहाँ पे देखिए, ये तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, ये गाजा पट्टी है, और यहाँ पे है ये वेस्ट बैंक। समझ गए? दोबारा से बताता हूँ मार्क करके जल्दी से। यहाँ पे देखिए, ये जो वेस्ट बैंक है ये एरिया, और ये पैलेस्टीन का एरिया है, वो गाजा पट्टी है। बचा हुआ एरिया है हरा एरिया, ये इजराइल का है। और लोकेशन देखें तो यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी है, और लोकेशन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैप देखो, तो अगर मैप की प्रैक्टिस करो तो इस रीजन को पूरी इंपॉर्टेंस देना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा इसकी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। 135 एडी की बात है। रोमन एम्परर हैड्रियन, इन्होंने जूस को एक्सपेल कर दिया वहाँ से। पहले ये जूस रहते थे जेरूसलम में। ये देखिए, ये जेरूसलम का एरिया है, और यहाँ पे पहले जूस रहते थे। देखिए, जो जेरूसलम है ना, ये 3 धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट सिटी है। ये जेरूसलम जूस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इनके लिए एक पवित्र सिटी है ये, और टेम्पल माउंट टेम्पल यहीं है जूस का। क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जीसस का जन्म यहाँ आसपास में हुआ था, और यहाँ ये इस्लाम से भी रिलेटेड ये सिटी है। तो तीनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट सिटी है जेरूसलम। और अब जानते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ। 135 एडी में देखिए, 135 एडी से पहले जूस यहाँ पे जेरूसलम में रहते थे। रोमन एम्परर हेड्रियन ने इनको एक्सपेल कर दिया, जूस को, इस जेरूसलम सिटी से, और इस सिटी का नाम रख दिया पैलेस्टीना। फिलिस्तीन्स के नाम पर इनका नाम पैलेस्टीना रख दिया गया। बाद में देखिए जूस थे, यानी 73 एडी और 1500 के बीच में जो जूस थे वो स्कैटर्ड होकर रहने लगे। वहाँ से इनको एक्सपेल किया गया, तो ज़्यादातर जूस जो है ईस्ट यूरोप में जाके बस गए। और भी का उस टाइम देखिए, जितने देश आज ईस्ट यूरोप रीजन में हैं, उतने देश तो उस समय होते नहीं थे। कहने का मतलब है कि स्कैटर्ड होकर जहाँ तहाँ इनको जगह मिली वहाँ पे जाके जूस बस गए। उसके बाद में 600 एडी में इस्लाम आया, और इस्लाम के बाद में इस पूरे रीजन में देखिए जो अरब यानी मुस्लिम्स रहने लगे इस पूरे रीजन में। उसके बाद में क्या हुआ, जियोनिस्ट मूवमेंट चली, यानी जूस के लिए एक अलग से देश की मांग होने लगी, और उन्होंने देखिए रीजन का चुनाव किया, इसी रीजन का, पैलेस्टीन रीजन का, क्योंकि ये कहते थे कि हम पुराने टाइम में हम यहीं रहते थे और 135 एडी में हमें एक्सपेल कर दिया गया था। ये बात वर्ल्ड वार की है। अब मतलब चलते चलते हम 600 एडी के बाद में जब इस्लाम आया, उसके बाद में ये वर्ल्ड वार के टाइम में पहुंच गए, 198 के टाइम पे। तो एक अलग से इजराइल देश की मांग ने जोर पकड़ा उस टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान में तो क्या हुआ देखिए, उस टाइम पे ये ब्रिटेन का मैंडेट था, जो ये पूरा रीजन था इजराइल और पैलेस्टीन का। तो धीरे धीरे इन्होंने भी एक तरह से, ब्रिटेन ने अपना रुख साफ करना स्टार्ट किया, और ये इन्होंने कहना स्टार्ट किया कि ठीक है, हम बना देंगे अलग से एक रीजन। बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं कि कैसे कहा, क्या कहा, हम एक तरह से टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम बना देंगे। तो इन्होंने एक तरह से इंडिकेशन दिया ब्रिटेन वालों ने, क्योंकि ब्रिटेन जैसे हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ये पूरा रीजन भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, स्लेव था उस टाइम पे। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि हम इजराइल बना देंगे, तो पूरे दुनिया से जो जूस थे वो यहाँ पे इस रीजन में आके बसने लगे, मतलब आने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अब जूस के लिए अलग से देश बनने वाला है, तो अब बाहर के देशों में, दूसरे देशों में रहने की आवश्यकता है नहीं। और जिस मांग ने इसको पुरजोर सपोर्ट किया, और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा अलग से देश, वो था देखिए, हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन किया था इनका। जो आपको पता है, होलोकास्ट कंसंट्रेशन कैंप चलाए गए थे। जर्मनी में काफ़ी ज्यूज रहते थे और इन पर काफ़ी अत्याचार हुआ था। उसके बाद में तो इनकी जो मांग थी बहुत ज़्यादा इमोशनल मांग हो गई और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मांग हो गई, अलग से देश इजराइल के, ज्यूज के लिए अलग से देश इजराइल। उसके बाद में देखिए आखिरकार
1948 में इजराइल फॉर्म में आ गया और इजराइल बन गया। यानी इस पूरे रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक इजराइल एक पैलेस्टीन। और जैसे ही इजराइल का निर्माण हुआ, इजराइल फॉर्म में आया, इजराइल को अटैक कर दिया 6 अरब नेशंस ने, जो आसपास के देश थे जैसे सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब देशों ने मिलकर इजराइल को अटैक कर दिया। हालांकि देखिए इजराइल ने सबको हरा दिया और ये सारे हैं, कितने जूज आ गए, 8 लाख जूज, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हुआ क्या, बाद में वार में क्या हुआ, जॉर्डन ने कंट्रोल किया वेस्ट बैंक, यानी जो वेस्ट बैंक हमने सबसे ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए जॉर्डन ने ये वेस्ट बैंक को कैप्चर किया और बाकी रीजन्स ने, गाजा पट्टी को इजिप्ट ने कैप्चर कर लिया, और गाजा पट्टी वो साइड में मेडिटेरेनियन सी वाली, यहाँ पे देखिए। और इजराइल ने, ज़्यादातर पैलेस्टीन था वो इजराइल ने ले लिया। इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 1947 से पहले ये होता था, पैलेस्टीन हरे वाला पैलेस्टीन था और जूज सेटलमेंट्स तो बिल्कुल थोड़े थोड़े निशान थे। बाद में जैसे जैसे वार हुए, पार्टीशन के बाद में, यानी जब ऑफिशियली पार्टीशन हुआ यूएन से, तो ये निकल के आया, काफ़ी कुछ एरिया मिला इजराइल को, हरे वाला पैलेस्टीन को। लेकिन बाद में युद्ध हुए अरब कंट्रीज़ के साथ में, तो इजराइल का आज का एरिया देखे तो ये देखिए आज का एरिया है पैलेस्टीन, ये गाजा पट्टी है, ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, काफ़ी स्कैटर्ड एरिया अब पैलेस्टीन का है। तो उसके बाद में क्या हुआ देखिए, 1948 में है अभी हम, इजराइल का निर्माण हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में देखिए और भी वार हुए, 1967 में भी वार हुआ और यहाँ पे अरब्स ने दोबारा से अटैक किया। यहाँ पे देखिए जब अरब्स ने अटैक किया एक तरह से, तो इजराइल को पहले ही पता लग गया था कि दोबारा से आपस में जो ये अरब कंट्रीज हैं मिलकर अटैक करने वाले हैं, तो इजराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिए। प्रीएम्प्टिव अटैक करके इजराइल ने दोबारा से इनको युद्ध हरा दिया, 6 डेज वार भी इसको कहते हैं। और इस युद्ध से इजराइल ने गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया और वेस्ट बैंक को भी एक तरह से काफ़ी कुछ एरिया, इस एरिया जो था अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर आगे चलते हुए देखिए, वैसे तो और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसकी, यानी सिनाई पेनिनसुला था एक, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का रीजन था, वो भी इजराइल ने ले लिया था इस वार में। और एक गोलान हाइट्स हैं, गोलान हाइट्स हैं सीरिया का, वो भी इजराइल ने इस युद्ध के बाद में ले लिया था अपने, यानी टेरिटरी को अपने एरिया में मिला लिया था। उसके बाद में देखिए 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड साइन हुआ। कैंप डेविड एकॉर्ड में इजराइल ने कह दिया कि देखिए अरब कंट्रीज़ को कि अगर आप हमारा एक तरह से एग्जिस्टेंस माने तो हम आपके खिलाफ में युद्ध नहीं करेंगे। तो इस कैंप डेविड एकॉर्ड में इजिप्ट ने मान लिया था कि इजराइल की एग्जिस्टेंस है यहाँ पे और आगे से हम युद्ध नहीं करेंगे। इजिप्ट ने इस तरह की बात मानी थी। तो इस बात मानने पर इजराइल ने इजिप्ट का जो था वो सिनाई पेनिनसुला वो लौटा दिया था, वापस कर दिया था, क्योंकि इजिप्ट ने कहा कि हम आगे से युद्ध नहीं लड़ेंगे और हम मान लेते हैं कि आपका अलग से देश है यहाँ पे इजराइल। तो उसके बाद में हुआ यह था कि देखिए जिस इजिप्ट के शासक ने यह एग्रीमेंट साइन किया था उनका भी बाद में असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद में 1982 में इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया और ये तो देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। 1994 में एक ये याद रखिए, 1994 में एक ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड में 2 नेशन की थ्योरी मानी थी इजराइल ने और पैलेस्टीन ने, कि एक तो देखिए उन्होंने, इजराइल ने कहा था कि आप अगर ये माने कि इजराइल, आप अगर हमारी जो एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम भी आपकी एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी 2 नेशंस की थ्योरी। इजराइल है वो जूस के लिए और जो पैलेस्टीन है वो अरब सिटीजन्स के लिए या फिर मुस्लिम्स के लिए। तो इस प्रकार से ये पूरा डिस्प्यूट है। अब देखिए अब इजराइल पे यह आरोप लगता है कि 2 नेशंस, यानी पैलेस्टीन तो अभी तक देश नहीं बना है, पैलेस्टीन देश नहीं बना है, लेकिन इजराइल धीरे धीरे, इजराइल पर आरोप लगता है कि वो पैलेस्टीन का जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको धीरे धीरे कैप्चर करता जा रहा है और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पे आज भी, जिस टेरिटरी पे डिस्प्यूट है उस पे अपने घर बनाता जा रहा है, अपनी सेटलमेंट्स बनाता जा रहा है। इस तरह का आरोप लगता है इजराइल पे। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ में। आर्टिकल देखिए अभी हाल फिलहाल में इजराइल ने एक कानून पास किया, उसमें क्या था, 4000 जूइश सेटलर होम्स, यानी 4000 घर को लीगलाइज कर दिया उस पूरे रीजन के अंदर में, जो कि अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एक कानून के तहत में। अब ये तब जबकि पूरे इंटरनेशनल, आपको पता है कि यूएन में दिसंबर में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इजराइल के खिलाफ में, और जिसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वीटो किया था, वीटो नहीं किया था उस टाइम पे, और काफ़ी एक तरह से खटास भी आई थी इजराइल और अमेरिका में कि इजराइल ने कहा था कि अमेरिका को कि आपने वीटो क्यों नहीं किया, क्योंकि आमतौर पे हिस्ट्री ऐसी रही है कि यूएस हमेशा सपोर्ट करता है इजराइल को। लेकिन अब फिर दोबारा से नज़दीकियाँ दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ट्रंप सपोर्ट करते हैं इजराइल को बहुत ज़्यादा। और अब देखिए इस कानून में क्या है, इस कानून में यह है कि जो प्राइवेट पैलेस्टीन लैंड है उसको जो है इजराइल जब्त कर लेगा अगर उसके लैंड ओनर्स अननोन हैं, यानी
अगर लैंड ओनर्स का पता नहीं है तो इजराइल उस लैंड को जब्त कर लेगा, इस कानून में ऐसा लिखा गया है। इवन इवन अगर लैंड ओनर्स का पता है तो भी जब्त कर लेगा, लेकिन तब उसको कैश और काइंड दे देगा। मतलब लैंड तो जब्त करेगा ही, अगर नहीं पता तो वैसे ही कर लेगा, अगर पता है तो उसको पैसा दे देगा। और जब से देखिए ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर किया है इजराइल ने, तो वहाँ पे अब क्या है, तो जो ये जो सेटलमेंट बढ़ाने की प्रोसेस है ये बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ की जुडिशरी है वो इसको ना माने, क्योंकि ये एक तरह से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इजराइल के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी कहा है कि वो इस बिल को डिफेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। तो ये दो चीज़ें हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिसंबर में जो ये रेजुलेशन पास किया था इजराइल के खिलाफ में, जिस प्रकार से उनकी जो ये जो एक्टिविटीज़ हैं सेटलमेंट की वो बढ़ती ही जा रही हैं डिस्प्यूटेड एरियाज़ में। इवन अभी एक पेरिस में आपको याद होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें 70 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने भी कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे डिस्प्यूट को सुलझा लिया जाए दो नेशन के कंसेप्ट पे। लेकिन इजराइल जिस हिसाब से अभी नया कानून बनाया है और 4000 नए जो ज्यूइश सेटल्स जो होम्स है वहाँ पे सेटल करने जा रहा है, तो इस तरह से तो यही तो साफ साफ संकेत देता है कि जो इजराइल है वो एक तरह से डिसरिगार्ड करता है इंटरनेशनल ओपिनियन को, और इंटरनेशनल जो राय है उसके खिलाफ में इजराइल कदम उठाता है। आगे आता है कि देखिए वैसे एक बात बताओ, आप ये बताओ कि अभी जो जेरूसलम है, जेरूसलम किसके कब्जे में है फिलहाल, चाहे वो वेस्ट जेरूसलम हो या फिर ईस्ट जेरूसलम हो। यहाँ पे देखिए दो तरह के, वेस्ट जेरूसलम थी वो तो हमेशा से इजराइल के कब्जे में थी। पहले ईस्ट जेरूसलम थी वो जॉर्डन के कब्जे में थी, लेकिन जो वार हुआ था 1967 का उसमें से ये इन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी जो ईस्ट जेरूसलम थे। यानी अब पूरी की पूरी जो जेरूसलम है वो इजराइल के पास में है, और काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है। और एक तरह से तेल अवीव और जेरूसलम के बीच की दूरी सिर्फ जो फास्ट ट्रेन चलती हैं 28 मिनट की दूरी है इन दोनों शहरों के बीच में। और अब एक और भी बात सामने आई है कि जो अमेरिका की एम्बेसी है वो शिफ्ट करने की बात आई है तेल अवीव से लेके जेरूसलम में। तो जेरूसलम एक तरह से इंटरनेशनल ओपिनियन ये है कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं जो बाकी कंट्रीज हैं कि अमेरिका अपनी टेरिटरी यहाँ पे शिफ्ट ना करे। जब से देखिए इजराइल ने वेस्ट बैंक या फिर ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर किया था, देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं ना जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वर्ड्स आर्टिकल के वर्ड्स हैं। आमतौर पे अलग अलग ओपिनियन निकल के आएगी सबकी। इजराइल कभी नहीं कहेगा कि हमने कैप्चर किया था, इजराइल ने कहा था कि हमने अपना एरिया लिया है। तो समझ गए, ये जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सारे आर्टिकल के वर्ड्स हैं, द हिंदू की लैंग्वेज है ये। और आगे देखिए इजराइल क्या कहता है। इजराइल हमेशा कहता है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के कमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ वो करता है तो फिर किस प्रकार से 2 नेशन का जो कंसेप्ट है वो रियलाइज़ हो पाएगा, क्योंकि पैलेस्टीन के पास में तो कुछ एरिया बचेगा ही नहीं। अगर इस तरह से इजराइल उनके एरिया पे अगर होम्स सेटल करता जाएगा तो फिर 2 नेशन थ्योरी का जो मतलब है वो रह ही नहीं जाता। 2 नेशन थ्योरी आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी यूज़ की गई थी, जब कहा गया था कि हिंदूज़ के लिए अलग से देश इंडिया मतलब हिंदुस्तान उस टाइम पर, और जो मुस्लिम्स के लिए अलग से देश पाकिस्तान। तो ये 2 नेशन की थ्योरी आज भी पाकिस्तान उस थ्योरी को मानता है, लेकिन हमारा भारत देश उस थ्योरी को नहीं मानता आज भी हम सेकुलरिज्म के कंसेप्ट पे कायम है। और जो कश्मीर में जो लड़ाई होती है वो सेकुलरिज्म के कंसेप्ट के कारण ही होती है। पाकिस्तान इस बात को नहीं सहन कर सकता कि कैसे जो है कश्मीर में मुस्लिम शांति प्रिय ढंग से रहें हिंदुस्तान में, जो कि पाकिस्तान के अनुसार एक हिंदूज का देश था। इसीलिए बार बार पाकिस्तान कोशिश करता है इंस्टेबिलिटी फैलाने की कश्मीर के साथ में। तो यानी 2 नेशंस की थ्योरी है, उसी थ्योरी के अनुसार अलग से कंट्री, ज्यूज़ के लिए इजराइल और मुस्लिम्स के लिए पैलेस्टीन। तो फिलहाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है नेतान्याहू का, उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं नेगोशिएशंस को रिज्यूम करने में, बल्कि उनके जो राइट विंग के गठबंधन के साथी हैं उनकी गवर्नमेंट में पार्टी के साथी जो हैं वो तो इस बात को बोस्ट कर रहे हैं बल्कि कि हमने लैंड ले लिया, जो ये है जुडिया और सामरिया, ये एक तरह से बाइबल में लिखे हुए नेम्स हैं वेस्ट बैंक के, और ये अपने आप की तारीफ कर रहे हैं कि हमने वो लैंड कैप्चर कर लिया। और वे फॉरवर्ड में क्या है, देखिए इजराइल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो अब और ज़्यादा एक तरह से उत्साहित हो गई हैं जब से ये ट्रम्प चुन के आए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रम्प ने कहा अपने कैंपेन में काफ़ी सपोर्ट किया था इजराइल को, और कहा था कि जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो जो यूएस गवर्नमेंट ने पहले वीटो किया था या फिर जो भी डिसीजन इजराइल के खिलाफ लिए गए थे उनको मैं पलट दूंगा, इस प्रकार की बात ट्रम्प ने कही थी। तो और ट्रम्प ने तारीफ भी करी थी इजराइल की, जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी वाल बना रखी है, यानी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में सिक्योरिटी वाल है वहाँ पे। और उसके बाद में देखिए इस पूरे आर्टिकल का जो है वो लास्ट लाइन में क्रक्स मिल जाता है आपको लिखना हो तो, कि देखिए इस प्रकार की घटनाओं से शांति नहीं आएगी,
पीस नहीं आएगी वेस्ट एशिया में, बात और ही आगे बढ़ेगी। तो अगला जो आर्टिकल है देखिए वो है एनिमल राइट से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी रेलेवेंट हैं, तो आप भी एथिक्स में इन क्वेश्चंस को खंगालने की कोशिश करना हो, क्योंकि देखिए गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी का कोट याद रखना, अगर किसी सभ्यता के बारे में अगर आपको जानना है कौन सी सभ्यता कितनी अच्छी है, तो आप ये देखिए कि वो सभ्यता कैसे अपने एनिमल्स को ट्रीट करती है। तो उसके बाद ये देखिए कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस है, क्या जो एनिमल्स यानी पशुओं के राइट होते हैं, और क्या अगर ये राइट्स होते हैं तो कैसे उनको एडमिनिस्टर किया जाए, अगर इनके राइट्स हैं तो किन के खिलाफ में, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट के खिलाफ में है और कुछ तो लोगों के खिलाफ में भी है, जैसे आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी का। लेकिन अगर एनिमल के राइट्स होते हैं तो वो किसके खिलाफ होंगे, क्या वो ह्यूमन बींग्स के खिलाफ में होंगे या फिर एनिमल्स में आपस में भी होंगे वो। और ह्यूमन बींग्स की देखिए अगर जैसे हमारे राइट्स हैं और हमारे राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी तो हैं, तो एनिमल्स को अगर राइट्स दिए जाएं तो क्या उनकी उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, और क्या हमारे ऊपर भी कुछ ओब्लिगेशन है, कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एनिमल्स को केयर या कंपैशन से ट्रीट करें। उसके बाद में ये आता है कि क्या जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सेम, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ड्यूटीज़ की बात है 51A में, क्या वो एनिमल्स को भी एक्सटेंड करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं एक प्रकार से। कंटेक्स्ट बनता है जलीकाटू केस का। जलीकाटू आपको पता है कि बुल्स टेमिंग का ये पूरा स्पोर्ट्स था और सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर बैन लगा दिया, काफ़ी विरोध हुआ तमिलनाडु में इसका, और उन्होंने कहा कि ये हमारा कल्चरल स्पोर्ट है। उसके बाद में अब दोबारा से कानून पास किया गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे पास किया, और जो बुल्स था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट 1960 में जो बुल्स टेमिंग का ये स्पोर्ट्स था उसके लिए एक्सेप्शन दे दी गई, और अब उस खेल को खेला जा सकता है दोबारा से। इसके विरोध में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और जो NGOs हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा से आ गया है, तो ये पूरा इशू है। तो अभी इसी कंटेक्स्ट में ये डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स के राइट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ये वर्डिक्ट जो है फ्रेश चैलेंज पेश कर रहा है जुडिशरी को एक, और काफ़ी सारे देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा इस केस को सोल्व करने के लिए हमारी जुडिशरी को। फिलहाल करंट स्टेटस है क्या एनिमल राइट्स का, देखिए अभी का जो कानून है वो एनिमल राइट्स के लिए बिल्कुल भी इनएडुकेट हैं, और एक तरह से वो गारंटी तो छोड़ ही दीजिए, डिग्निटी और रिस्पेक्ट की गारंटी तो दूर की बात है। तो देखिए ये बात है कि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट को एनिमल राइट्स देने हैं तो एक तरह से उनको जो पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं उनके डोमेन में भी जाना पड़ सकता है, तभी जो एनिमल के राइट्स को प्रॉपर प्लेस दिलवाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल इंडेंजर्ड है। एनिमल राइट्स का हनन होता है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे देश में। इसलिए अब एक पूरा डिबेट की आवश्यकता है ताकि जो एनिमल के वेलफेयर को सुधारा जा सके, यानी जो एनिमल के वेलफेयर राइट्स है उनको हाईलाइट किया जा सके और इनको एक तरह से प्रैक्टिस में लाया जा सके। अब जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टीज एक्ट 1960 है, देखिए उसको पास करवाने में जो रुक्मिणी अरुणदले, इनका काफ़ी अहम योगदान रहा। एक डांसर थी ये, और क्लासिकल डांसर ये थी रुक्मिणी अरुणदले, उस टाइम पे राज्यसभा की सदस्य भी थी, 1952 की ये बात है। तो इन्होंने उस समय पे एक प्राइवेट बिल पास किया 1950 में, पास नहीं किया मतलब पेश किया। तो पेश किया तो उस टाइम पे देखिए इन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल टाइम का जो लॉज हैं एनिमल से रिलेटेड उनको बदल के हमें कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि एनिमल्स को भी कुछ किसी तरह का प्रोटेक्शन या फिर राइट्स मिले। नेहरू ने उस डिबेट का जवाब देते हुए कहा कि क्यों नहीं, बेशक मतलब सभ्यता के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करे, तो ठीक है हम इस पर कानून बनाएंगे। इस प्रकार की बात नेहरू ने उस टाइम पे कही, 1952 की हम बात कर रहे हैं। एक थोड़ा सा डिटेल्स ये है कि इसकी जो अरुणदली थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रेरित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी आपको पता है स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा, एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, और 1875 में शुरू में तो अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में मद्रास में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर इस सोसाइटी ने शिफ्ट कर लिया था। तो आपको इसको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फाउंड किया था, कौन सी मैडम थी, उस मैडम का नाम आपको बताना है। तो उसके बाद में आता है कि देखिए कैसे ये बना तो हमने ये डिस्कस किया कि जिस प्रकार से प्राइवेट बिल पेश किया गया था, और बाद में नेहरू ने तारीफ करी थी इसकी, और नेहरू ने कहा था कि आप अपना प्राइवेट बिल विड्रा कर लीजिए और हम इस पर जल्द ही कानून लेकर आएंगे। 1960 में नेहरू ने अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट लाया। हालांकि देखिए जो ये एक्ट लाया गया 1960 में, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट, ये काफ़ी डाइल्यूटेड था उस बिल से जो मैडम जो ये थी, क्या नाम था इनका,
रुकमनी अरुंदले जो मैम है, उनके द्वारा जो बिल पेश किया गया था, उससे ये नया बिल जो नेहरू ने पेश किया काफ़ी डाइल्यूटेड था। क्या डाइल्यूटेड था? डाइल्यूटेड ये था कि देखिए जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स थे उन सब के लिए एक्सेप्शन रख दी गई थी और कहा गया था कि जब एनिमल्स को मेडिकली किसी चीज़ के लिए, मेडिकल कोई दवाई के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस पर बैन नहीं था। तो एक तरह से काफ़ी डाइल्यूटेड बिल था जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट 1960 का था, लेकिन फिर भी काफ़ी एडवांस था वो उस टाइम के अनुसार में। हालांकि वो डाइल्यूटेड था लेकिन फिर भी काफ़ी एडवांस था 1960 के हिसाब से। हम टाइम से आगे चल रहे थे उस टाइम पे। यानी ह्यूमन बींग्स के लिए मोरली रोंग है कि वो एनिमल्स पर किस तरह का पेन इन्फ्लिक्ट करें या फिर किस प्रकार की क्रूरता करें, अत्याचार करें। और अगर देखिए एनिमल राइट्स की बात आती है तो पीटर सिंगर का व्यू यहाँ पे दिया गया है। पीटर सिंगर ने एक स्पेसिज्म का कंसेप्ट दिया था। इस कंसेप्ट में क्या था कि जो ह्यूमंस को कोई अधिकार नहीं है एनिमल्स पे पेन इन्फ्लिक्ट करने का। जैसा हमने कहा कि देखिए अगर हम ह्यूमंस को जैसे ट्रीट करते हैं, ह्यूमंस को देखिए हम पूरे एक तरह से रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हमें एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स को भी पेन वगैरह होता है। इस तरह का कंसेप्ट इन्होंने दिया पीटर सिंगर को। अगर जो लोग कहते हैं कि एनिमल्स तो एनिमल्स है और उन पर सिर्फ ह्यूमन इसलिए अत्याचार कर सकता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग अलग से एनिमल से और ह्यूमन बीइंग्स के पास में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो वो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो इस बात पर वो सेम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करता है कि जो सेक्स, रेस और बाकी सारी चीज़ों पर आप दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यानी अगर आप एनिमल्स के साथ में अगर आप गलत व्यवहार करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे आप क्लासिफिकेशंस दूसरे ह्यूमन बींग्स की करते हो वैसे ही आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो उसके समझाने के लिए एक घोड़े का एग्जांपल देते हैं। घोड़े का एग्जांपल क्या होता है? घोड़े का एग्जांपल ये होता है कि देखिए अगर आप किसी घोड़े को थप्पड़ लगाओगे तो और वही उतनी ही फोर्स से आप थप्पड़ लगाओगे किसी छोटे बच्चे को, तो ये हो सकता है कि देखिए मान लीजिए कि घोड़े को उतना दर्द ना हो जितना बच्चे को होगा, बच्चे रोने लगेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ थप्पड़ होगा ना, आप और ज़्यादा फोर्स से लगाओगे, ऐसा तो कोई मतलब लिमिट आएगी कि एनिमल को और जो बच्चा है उसको इक्वल मात्रा में दर्द होगा। ऐसा तो कोई मोमेंट आएगा कि इतनी फोर्स से आप थप्पड़ लगाओगे घोड़े को। तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि जो एनिमल्स भी हैं वो पेन सफ़र करते हैं, इसीलिए तो वो एनिमल्स को अगर पनिशमेंट दी जाए तो वो काम करने लगते हैं क्योंकि डर के मारे, क्योंकि इसका मतलब साफ साफ है कि उनको दर्द होता है। तो दो तरह के व्यूज़ हैं यहाँ पे, एक तो जो एनिमल्स को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और दूसरा जो वो कहते हैं कि बेसिक मॉरल राइट्स होने चाहिए एनिमल्स के ह्यूमन बींग्स की तरह में। लेकिन अब देखिए वही सेम बात है, अगर एनिमल्स के राइट्स हैं तो उनकी ड्यूटीज़ भी होंगी जैसे ह्यूमन बींग्स की हैं। और इसके लिए तो देखिए पूरा फंडामेंटल चेंज करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम उनको ट्रीट करते हैं, तो इससे तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। और जिस प्रकार से फिर एक मुश्किल ये आएगी कि अगर ड्यूटीज़ इनकी होती है तो इनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक नागराजा केस था ये पहले का, तो उनमें इन्होंने कहा कि एनिमल्स को राइट टू लाइफ है और आर्टिकल नंबर 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, मतलब क्या ये राइट टू लाइफ है वो ह्यूमन बींग्स के समान में है? तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। और देखिए 2009 का जो ये जल्लीकट्टू का जो ये पूरा कानून था वो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का इसलिए इसको इनवैलिडेट कर दिया क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट के खिलाफ में था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि एनिमल्स को भी राइट्स अवेलेबल हैं। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्टेट वर्सेस सेंटर का। तो देखिए इसमें यह है कि सेंटर का ऑलरेडी कानून था, आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। अब ये पूरा सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस पर कानून बना सकती है, और अगर वो कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून के खिलाफ में है तो उनको प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ेगी। और ये प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी थी जब अब तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू पर कानून बनाया था, 31 जनवरी को ये दी गई थी। अब देखिए अब ये कहते हैं कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस अगर कानून के खिलाफ में अगर कोई एनजीओ वगैरह जा रहे हैं तो सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि ये जो जल्लीकट्टू का जो कानून बनाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट के खिलाफ में है। कहीं ना कहीं अब उन्हें यह भी दिखाना पड़ेगा जो एनजीओज एनिमल के एनजीओज वगैरह कोर्ट में गए हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सिर्फ कोई ना कोई एक फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके जुडिशरी है दोबारा से जल्लीकट्टू के ऊपर बनाए हुए तमिलनाडु के कानून को निरस्त करेंगे। अब उस पर बात तो ये आती है कि देखिए जो ये आर्टिकल वाले बात कहते हैं कि कोई ना कोई एक फंडामेंटल कानून का उल्लंघन होना चाहिए, तो एनिमल्स तो हैं देखिए वो लीगल एंटिटीज़ तो है नहीं, तो कैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होएगा उनका, बल्कि जो है ह्यूमन बींग्स है उनका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो जरूर हो सकता है कि अगर जल्लीकट्टू को ना खेलने दिया जाए, लेकिन एनिमल्स को जल्लीकट्टू के लिए यूज़ किया जाए तो उनके फंडामेंटल राइट्स का तो हनन हो नहीं रहा क्योंकि वो तो लीगल एंटिटीज़ है नहीं। लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम था स्टीवन वाइज,
इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल एंटिटीज़ होती हैं उनको भी लीगल एंटिटीज़ माना जाता है काफ़ी बार, जैसे कॉरपोरेशंस, शिप्स, पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट्स और भी काफ़ी ज़्यादा। फिर वो इंडिया के भी एग्जांपल देते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, पुराने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनसे साफ साफ पता लगता है कि जिस प्रकार से पवित्र ग्रंथ है सिखों की, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उनको भी लीगल एंटिटी माना है, और हिंदू धर्म में भी काफ़ी सारी मूर्तियों को एक तरह से लीगल एंटिटी माना है। तो वैसे ही जो एनिमल्स को भी लीगल एंटिटी के तौर पे माना जा सकता है। वाइज का जो आर्ग्यूमेंट है, तो उसका उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से मेल खा सकती है? क्या देखिए, जो आर्टिकल नंबर 14 है जिसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, क्या उसी इक्वली ट्रीट करने में क्या एनिमल्स भी आते हैं? क्या एनिमल्स को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए? लेकिन देखिए, अगर ऐसा मानेंगे, अगर एनिमल्स को भी हम इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, तो जल्लीकट्टू की बात तो छोड़ दीजिए, ना सिर्फ जल्लीकट्टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, बल्कि ये तो पेंडोरा बॉक्स खोल देगा बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम एनिमल्स को इक्वली ट्रीट करने लगें तो वो हम जो एक्टिविटीज़ हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे कि काफ़ी धर्मों में और काफ़ी और भी जगह पे एनिमल्स का यूज़ होता है। इवन जैसे लोग मीट वगैरह खाते हैं, कुछ और जो दूसरी एनिमल्स की डिशेज होते हैं वो भी खाते हैं, तो फिर ये सब काफ़ी पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, मामला और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या? अगर हम दूसरे देशों की बात करें, देखिए जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी ने अपना संविधान में चेंज किया 2002 में। उन्होंने अपने संविधान में लिखा इस बात को कि स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी जर्मनी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का कोई कानून बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, जिससे कि एनिमल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें। अब ये वहाँ के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में है ये पूरा केस, और अगर मतलब जिस तरह का केस आएगा तो उसके काफ़ी रिpercussions होंगे इस तरह के, जैसे कई रिलीजन्स में एनिमल्स का यूज किया जाता है या फिर उनकी बलि दी जाती है, या फिर मेडिकल रिसर्च के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता है। तो इन सब एक्टिविटीज़ पर फर्क पड़ेगा जो जर्मनी का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किस तरह का डिसीजन लेती है तो हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है? हमारे लिए वे फॉरवर्ड यह है कि हमें भी इसी तरह के किसी कानून की आवश्यकता है जो एनिमल्स के ऊपर में ज़्यादा क्रूरता ना बरते। तो ये लाइन है, हम ऐसे में इसका यूज कर सकते हैं, एथिक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। लंबे समय तक मार्था कुछ अमेरिका की ये फिलोसफर थी, इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने परसूट ऑफ ग्लोबल जस्टिस की तरफ में एक काफ़ी काम किया, और इन्होंने कहा कि इनके हिसाब से परसूट ऑफ ग्लोबल जस्टिस है क्या? उन लोगों का इंक्लूजन होना जस्टिस के कंसेप्ट में जो लोग पहले इस कंसेप्ट से, जस्टिस से, यानी जिनको न्याय पहले नहीं मिल पाया था, उनको भी एक तरह से इक्वली उनको न्याय दिलवाना। जैसे एग्जांपल देती हैं पुअर, एथनिक, रिलीजियस, रेशियल माइनॉरिटीज़, वुमेन, डिसेबल्ड, इमिग्रेंट्स और भी काफ़ी सारे। अब जो ये लास्ट में आर्टिकल में लिखते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसा रीज़न है नहीं कि इस पूरे जो परसूट ऑफ ग्लोबल जस्टिस में जिन जिन को शामिल किया गया है उनमें एनिमल्स को शामिल ना किया जाए। यानी इनका कहने का मतलब है कि मार्था का जो कंसेप्ट था परसूट ऑफ ग्लोबल जस्टिस का, उसमें एनिमल्स भी आने चाहिए और एनिमल्स को भी राइट मिलने चाहिए, उनके ऊपर में जो ह्यूमन बींग्स है वो क्रूरता ना बरतें और उनके जो है एक डिग्निटी से उनको ट्रीट करें, रिस्पेक्ट से उनको ट्रीट करें, इस प्रकार का कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ये था पूरा आर्टिकल। चलिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है। ये अपने जो इंडिया के ट्रेडिशनल फूड की तारीफ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं, स्नैक्स वो होते हैं, देखिए, 2 मील्स के बीच में, यानी लंच और डिनर के बीच में कुछ हम स्नैक्स अपना पेट भरने के लिए खाते हैं, उस चीज़ को कहते हैं स्नैक्स। तो इसमें वैसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे चिप्स वगैरह, पॉपकॉर्न, ये सब। और ये कहते हैं कि देखिए, हमारे जो ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं वो काफ़ी जो हैं हाईलाइट, यानी कुछ काफ़ी तारीफ बटोर रहे हैं, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि वर्ल्ड मार्केट में भी काफ़ी इनकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। और एग्जांपल देते हैं जैसे संघाई, ढाका, यहाँ पे एक तरह से पॉपकॉर्न वगैरह काफ़ी पसंद किए जाते हैं, और भी जैसे सुगरी सोडा या फिर पोटैटो वाफर्स यानी चिप्स वगैरह, ये भी काफ़ी इनकी डिमांड बढ़ गई है। सिनेमा हॉल्स में, पीवीआर में इनको काफ़ी पसंद किया जाता है, काफ़ी खाया जाता है, दुनिया भर के जगह पे भी इनको काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ये कहते हैं कि देखिए, अगर सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग की जाए और हाइजेनिक इनकी प्रोडक्शन की जाए और पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया जाए तो और भी ज़्यादा जो है ये हमारी फूड प्रोसेसिंग की मार्केट, यानी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंड हो सकते हैं। तो अगर इंडियन की फूड इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी फूड इंडस्ट्री में। हर तरह का चिप्स, हर तरह के जो है वो स्नैक्स मिलते हैं, क्रंची, जैसे चबा के खाने वाले, सॉफ्ट, स्पाइसी, मसालेदार, स्टीम्ड, ब्लेंड, फिंगर फूड, बेक्स, सारे तरह के पके कच्चे जितने भी हैं ये। और उसके बाद में क्या होता है कि देखिए, और जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने उन प्रोडक्ट्स ने भी काफ़ी वाहवाही बटोरी है, जैसे खीर होगी, पराठा और बर्फ़ी, पेड़ा, हलवा। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, ये सारी मिठाइयों के नाम गिनवा रहे हैं। तो उसके बाद में कहते हैं कि देखिए,
जो दो कंपनीज हैं मुख्य तौर पे, जैसे आईटीसी और अमूल, इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल एनर्जी काफ़ी दिखाई है और अपने ब्रांड को साबित किया है। और जबकि काफ़ी सारे छोटे ऐसे ब्रांड्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। तो ये उन फैमिलीज़ में काफ़ी फेमस है। अगर इंडिया की बात करें तो जिनकी डबल इनकम है, जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, तो और जो क्वालिटी और कन्वीनियंस की तरफ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो इस तरह के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को काफ़ी पसंद करते हैं। और हमारा अगर ये बात कहते हैं कि देखिए हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स का जो पोटेंशियल है, उन्होंने अभी तक इस फूड प्रोसेसिंग की मार्केट को टैप नहीं किया है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। फ़ायदा क्या होगा अगर हमारा इंडियन फूड की जो लिमिट्स हैं वो यानी दूसरे रीजन्स में जाएंगे, तो इस तरह से हमारी जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो भी इंक्रीज होगी। यानी अगर हमारे खाने को दुनिया भर में पसंद किया जाता है तो हमारी इज्जत बढ़ेगी और ज़्यादा, और इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी, एक तरह से आप कह सकते हो कि उनमें उछाल आएगा तो देखिए जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी और जीडीपी बढ़ेगी, वो सब बातें हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में कहते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है हमारे पूरे देश का काफ़ी ज़्यादा है, कहीं सर्दी कहीं गर्मी कहीं बारिश, हर तरह का क्लाइमेट है हमारे पूरे इंडिया के अंदर में। तो उसी के कारण में जो क्रॉप्स है काफ़ी डाइवर्स होती हैं, तो उन क्रॉप्स का हम यूज कर सकते हैं और कंसिडरेबल वैल्यू उनकी है। और अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का अगर यूज करें तो हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी आगे जा सकती है। और उसके लिए लेकिन एक देखिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, एक जो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाइजीनिक होने चाहिए, क्वालिटी मेंटेन हमें करने की आवश्यकता है ताकि हमारा जो ब्रांड नेम है वो इस्टेब्लिश हो सके। एक और जो चीज़ है, और पावर सप्लाई की भी हमें आवश्यकता है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, और फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स भी हमें इस्टेब्लिश किए जाने की आवश्यकता है रूरल एरियाज़ में। तो ये 4-5 चीज़ें आप याद रखिएगा। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनको लिखना है। और उसके अलावा अच्छे रोड्स भी होने चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सके और रूरल एरियाज से वो अर्बन एरियाज में टाइमली पहुंचा सकें और एक्सपोर्ट भी उनका आसानी से हो सके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है प्रीलिम का कि फूड क्वालिटी को हमारे देश में रेगुलेट कौन करता है, विच एजेंसी और अथॉरिटी रेगुलेट्स द फूड क्वालिटी इन आवर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। कल संडे है, संडे एंजॉय कीजिएगा और कल रिवाइज करेंगे पिछले 6 दिनों के आर्टिकल्स को। जो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।